अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। एशियान की 3 रोज़ा समिट मुनक्किद हुई है इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में। और इसके पिछला सेशन जो मई में हुआ था, उसी की तरह इसमें भी ये ऐसा लग रहा है कि बिग पावर पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है और यूएस के कैंप और चाइना के कैंप के बीच में इसका डिवाइड होने का खतरा है। इसका हम जायज़ा लेते हैं क्या हो रहा है। जकार्ता में ये जो एशियान की समिट हो रही है उसमें दुनिया भर के जो बड़े-बड़े ममालिक हैं उनके भी मंदूबीन को बुलाया गया, जैसे कि इंडियन पीएम मोदी, ये यूएस की जो है उनकी सेक्रेटरी कमाला हारिस, यानी कि जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है वो आई हुई हैं। और इसी तरह से चाइना के जो प्रीमियर हैं ली कीयांग, वो आए हुए हैं। यानी ये सब जो है ये मेंबर्स नहीं है एशियान के, लेकिन ये बिग पावर्स के लोग हैं। और ये बिग पावर्स जो हैं ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से एशियान को अपने जेब में ये डाल सकें, इसलिए ये हमेशा इनकी तमाम समिट्स में आ रहे हैं। एशियान के बारे में आपको बता दूं कि ये कौन से कंट्रीज हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया भी कहलाता है। म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये तमाम ममालिक मिल करके एशियान कंट्रीज बनाते हैं। और इन्हीं कंट्रीज में से आपको पता है सिंगापुर, वियतनाम और ब्रुनाई, ये तो, और फिलीपींस, ये पहले ही काफ़ी रिच कंट्रीज हैं। और इंडोनेशिया भी मतलब आप समझ लो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर इस वक्त बना हुआ है। तो ये इनमें से यानी आधे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बहुत रिच हैं पहले से ही, और बाकी जो आधे हैं समझ लें कि वो नेस्केंट इकोनॉमीज हैं जिनके अंदर चीप लेबर, चीप लैंड और चीप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होने की वजह से उम्मीद है कि नेक्स्ट जो है ये कंट्रीज जो हैं वो बनेंगी, इकोनॉमिक हब्स बनेंगे। और ये जो चाइना है, ये यूएस है, ये यही चाहते हैं कि ये इनको ये वाली कंट्रीज मिल जाएं ताकि वो अपना इनको इंडस्ट्रियल बैकयार्ड्स यहाँ पे बना लें, बजाय इसके कि चाइना ये नहीं चाहता कि यूएस अपने नए इंडस्ट्रियल बैकयार्ड्स यहाँ पे बनाए, बल्कि वो चाहता है कि चाइना ही बनाए। लेकिन यूएस टारगेट कर रहा है कि ये सब उसके ट्रेड पार्टनर्स बन जाए और उसके लिए काम करें। सो इसलिए ये जो है कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है काफ़ी एनालिसिस यही हो रहा है कि कहा जा रहा है कि बिग पावर पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है एशियन समिट, और इन लीडर्स को बहुत, एशियान के लीडर्स को बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। जैसे कि ये मैं आपके साथ रॉयटर्स का शेयर कर रही हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया वेरी ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स एज बिग पावर जॉइन एशियान समिट। यानी बिग पावर्स को ज़ाहिर इनवाइट तो वो सबको करते ही हैं, मगर ये बिग पावर्स जो है यूएस हो गया और ये अपना इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये लोग स्पेशली क्यों आ रहे हैं इनके कॉन्फ्रेंस में, ताकि ये इन कंट्रीज को अपने अपने पॉकेट में धकेल के ले जाएं। तो काफ़ी टेंस किस्म का ये माहौल है। चाइना वार्न्स अगेंस्ट न्यू कोल्ड वॉर एट एशियान समिट। पहले भी जो मई में इनकी इसी समिट का जो पहला राउंड हुआ था उसमें भी चाइना ने इसी तरह की बात की थी कि एशियान मेंबर्स और उनके जो हेड्स हैं उनको इस बात की बहुत मोहतात होना चाहिए कि क्या वो अगर यूएस के कैंप में चले जाते हैं तो वो उस कोल्ड वॉर का शिकार हो जाएंगे जो यूएस और रशिया और चाइना के दरमियान इस वक्त चल रही है। और ज़ाहिर है अगर वो उस कैंप में जाएंगे तो वो चाइना के मुखालिफ कंट्रीज बन जाएंगे, जो कि चाइना बिल्कुल नहीं चाहता। और मैं आपको एक दफ़ा गूगल मैप से भी ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो म्यांमार और थाईलैंड और ये जो कंबोडिया, लाओस, ये सब कंट्रीज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये सारा एरिया जो है ये बिल्कुल ये मणिपुर, सॉरी, ये म्यांमार से के साथ लगता है। ये इंडिया के ये प्रोविंसेस जो कि 7 सिस्टर्स हैं, लिहाजा ये जो रीजन है आप समझ सकते हो, कह सकते हो कि ये फर्स्ट डोर नेबर है इंडिया का। तो इंडिया ये सोचते हुए कि क्या वो भी एक दिन एक रीजनल पावर बनेगा, तो वो चाहता है कि क्यों ना मैं ही इन सारी कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड रिलेशनशिप्स ऐसी बना लूं कि ज़्यादा इनकी ट्रेड मेरे साथ ही हो। और अगर अगर ये किसी का इंडस्ट्रियल बैकयार्ड बनते हैं तो क्यों ना वो मेरा ही बने। लेकिन ऑफ कोर्स ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं, बिकॉज
इंडिया इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो किसी और मुल्क को इंडस्ट्रियल बैकयार्ड बनाए, बल्कि वो इस पोजीशन में है कि वो खुद एक नया इंडस्ट्रियल बैकयार्ड बन जाए, जैसे कि 1970s में चाइना बना था और उसके बाद चाइना ने बेइंतहा तरक्की की। तो वो पोजीशन इस वक्त इंडिया की है कि यूएस जो है वो चाइना को छोड़कर इंडिया को अब अपना इंडस्ट्रियल बैकयार्ड बना ले, लेकिन इंडिया भी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और इट्स लाइक यूएस भी नहीं समझता कि वो पूरी तरह से उसी फॉर्मूले को अब इंडिया में लाइक बढ़ा सकेगा। तो बहरहाल इस वक्त बात हो रही है ये एशियान कंट्रीज की, जो कि इस वक्त सबकी नज़र में है। यूएस का ओबामा के दौर में ही जो एशिया पिवट वाली पॉलिसी थी जो नाकाम हो गई थी, उसमें भी ओबामा की यही कोशिश थी कि यही सारे कंट्रीज जो हैं ये यूएस के साथ फ्री ट्रेड के मुआहदे कर लें, लेकिन उस वक्त भी ये नाकाम हो गए बिकॉज चाइना का प्रेशर था। अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि इंडिया के फर्स्ट डोर नेबर हैं, इसी तरह से ये चाइना के भी फर्स्ट डोर नेबर हैं। म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब इंडिया के साथ इनके बॉर्डर्स लगते हैं और चाइना के साथ इनके बॉर्डर्स लगते हैं और चाइना ने बहुत सारे अपने BRI प्रोजेक्ट्स जो है उनकी लेआउट यहाँ पे पहले से बना चुका है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। इवन इनमें से कुछ कंट्रीज के पोर्ट्स प्रोजेक्ट भी BRI के अंडर स्टार्ट हो चुके हैं। सो इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर। इस न्यूज़ को मजीद फॉलो करते हैं कि ये थोड़े दिन पहले एक और बात हुई कि चाइना ने अपना एक नया मैप रिलीज किया था। आपने देखा होगा, ये मैंने न्यूज़ पहले भी कवर की और उस मैप में जो कुछ उसने चाइना ने जो है लाइक इंडिया के एरियाज जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, उनको भी अपने चाइना में शामिल कर लिया, लेकिन उसने साउथ एशिया सी के अंदर दोबारा से एम्फसाइज किया कि ये जो 9 डॉट लाइन है, ये जो रेड कलर में डॉट्स की लाइन या फिर 9 डैश लाइन या इसको 11 डैश लाइन भी कहते हैं, कि ये सारा जो समंदर है ये मेरा है। हालांकि इंटरनेशनल नॉर्म और रूल्स के तहत तो जैसे वियतनाम है उसको उसके इतने ये जो ब्लू डॉट्स हैं इतना सी वियतनाम का बनता है, इसी तरह से फिलीपीन जो है उसका इतना सारा सी जो है वो फिलीपींस का बनता है। लेकिन चाइना ये कहता है कि क्योंकि मैं बहुत बड़ा पावर भी हो गया हूँ और मेरी लैंड मास भी मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो लिहाजा मुझे सी भी बहुत ज़्यादा बड़ा मिलना चाहिए। तो इसलिए वो इन सब के सीज के अंदर भी कहता है कि ये सारा मेरा सी है। जो पूरा साउथ चाइना सी है वो कहता है वो मेजर मेरा ही चंक जो है उसका मेरा है। तो ये एक डिस्प्यूट है। अगर आप इंटरनेशनल लॉ के या मैरीटाइम लॉज को देखो तो चाइना की बात गलत है और उसको ये बकाया मुल्कों को उनके देना चाहिए जो सी एरिया है। लेकिन कुछ वजूहात हैं शायद, क्योंकि चाइना समझता है कि इन सब जगहों पर आकर यूएस जो है वो अपना प्लेटफॉर्म्स बना के लाइक वियतनाम में भी अपने अड्डे बना के, जंगी अड्डे, इसी तरह फिलीपींस में बना के और इसी तरह जापान में बना के और इस तरह इन मुख्तलिफ आइलैंड्स में आकर के बनाकर वो थ्रेटन करता है चाइना को कि वो वॉर की जो पोजीशन पे लेकर आ जाता है सिचुएशन को। तो इसलिए कुछ लिहाज से चाइना की बात को समझा भी जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये गलत भी है इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक। यूएन के जो चीफ है गुटेरेस, उन्होंने भी ये कहा है कि जो ग्रेट फ्रैक्चर की उसने बात की है कि एशियान समिट के अंदर उसने वार्न किया है कि जो एशियान के मेंबर्स हैं अगर वो स्प्लिट हो जाते हैं, कुछ चाइना के साथ चले जाते हैं, कुछ यूएस के साथ चले जाते हैं, तो फिर ये इतना बड़ा फ्रैक्चर बन जाएगा कि पूरी इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर ये बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होगा। और उसने ये कहा है कि द वर्ल्ड रिस्क a great fracture of its economic and फाइनेंशियल सिस्टम्स, जो भी सिस्टम्स इस वक्त चल रहे हैं वो सब टूट जाएंगे और वो इकोनॉमिक जो ट्रेड के सिस्टम्स चल रहे हैं या फाइनेंशियल सिस्टम चल रहे हैं वो सब तबाह हो जाएंगे अगर दुनिया इसी तरह स्प्लिट होती रही। और स्पेशली उसने वार्निंग दी है कि एशियान से स्टेट्स जो हैं उनको स्प्लिट नहीं होना चाहिए, उनको अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसीज रखनी चाहिए, ना ही उनको चाइना से इंटिमिडेट होना चाहिए, ना ही उनको यूएस से होना चाहिए। लेकिन क्या वो ये रेजिस्ट कर सकेंगे, बिकॉज इन लोगों का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है। और गुटेरेस ने ये भी कहा है कि जो समिट में के लीडर्स हैं वो कोई पीसफुल इंक्लूसिव सॉल्यूशंस ढूंढे जो भी उनको इश्यूज उनके दरपेश आ रहे हैं। तो इसी तरह से
उसने ये भी बोला कि IMF को उसने कहा कि 10 सॉरी उसने कहा कि $100 बिलियन जो है वो तुम एडिशनल निकालो। IMF को कहा कि ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो हेल्प कर सको। हालांकि आप देख रहे हो कि IMF ज्यादातर जो है वो एक मतलब बुली किस्म का इदारा बन चुका है। वो मुल्कों को तंग करने, वो हेल्प करने या उनके डेवलपमेंट के लिए काम करने से ज्यादा उनको बुली करने के लिए और उनको कॉर्नर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है आजकल। ये भी एक चीज़ है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि म्यांमार में क्योंकि एक मिलिट्री जुंटा इस वक्त हुकूमत कर रही है, जो उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थी किम से सू की, उनको तो इन्होंने हाउस अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन यूएस की वो प्रो यूएस लीडर थी, इसलिए यूएस और उनके जो यूरोपियन अलाइज है वो बड़े नाखुश हैं कि ये जो मिलिट्री जनता है इसकी जो टिल्टिंग है वो चाइना की तरफ है, और इसलिए वो इसको बहुत अपोज करती है और इनको बहुत ज़्यादा वार्निंग्स देती रहती है। तो एशियान की जो 2026 की समिट है वो प्लान हुई भी थी कि वो म्यांमार होस्ट करेगा, लेकिन अब इन्होंने ये कह दिया है कि क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री जुंता काम कर रही है, इसलिए हम ये समिट जो है म्यांमार के अंदर 2026 में मुनक्किद नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं में से किसी और कंट्री में कर लेंगे। सो दिस इज द सिचुएशन। ये एक बहुत ही कलीदी किस्म का रीजन बन चुका है जो साउथ ईस्ट एशिया है, बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ये रीजन है। और बिकॉज ऑफ द मलाका स्ट्रेट सारी जो चाइना की ट्रेड है वो यहीं से गुजरती है, और चाइना के लिए भी ये हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया, और ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूएस के लिए भी। तो लेट्स सी कि ये एशियान की समिट का क्या अंजाम होता है। थैंक यू।